आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है वरिष्ठ एडवोकेट संदीप बदाना जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, तर्कीबन देखा जाए कि आपने कई बार जनहित के मुद्दों को हाईलाइट किया हुआ है, चाहे वो रेलवे का इशू हो या चाहे कॉलेज का इशू हो, प्रतिभूति लोन का इशू हो, तो आपने हर तरह से जनहित के मुद्दे को हाईलाइट किया हुआ। अब इसी की श्रृंखला में एक जनहित का मुद्दा ये भी आया हुआ है कि जैसे जो नेक ग्रेडिंग का जो है जो सिस्टम है यूसीजी के द्वारा, जो कॉलेजेस में जो ग्रेडिंग दी जा रही है जो 5 ईयर्स वन टाइम है, तो उसका क्या स्टेटस है, किस तरह की आपकी स्टडी है, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सब दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। और जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले भी मैंने CAG यानी ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिप्रेजेंटेशन दिया था, प्रतिभूति जो निधि है उसको लेके। और ये अब वो रिप्रेजेंटेशन दे के कुछ अभी 4-5 महीने भी हो गए हैं और मिनिस्ट्री अपने लेवल पे मेरे को कम्युनिकेशन किया है कि हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और फॉलोअप चालू है, मेरा भी फॉलोअप चालू है, पर उससे कुछ खास फ़ायदा होते हुए मुझे दिखा नहीं है। इसीलिए अभी जैसे आपने जो मुद्दा उठाया, अभी जो सवाल किया है NAC का, सो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो कि एपेक्स बॉडी है एजुकेशन सिस्टम की, और उसका एक ऑटोनोमस बॉडी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC है, जो कि कॉलेजेस को एक्रेडिट करता है विथ वेरियस ग्रेड्स स्टार्टिंग फ्रॉम A++, फिर B, C, इस प्रकार से मिनिमम जो रेटिंग रहता है वो C रहता है और मैक्सिमम जो है वो A++ रेटिंग रहता है। तो अभी तक कुल NAC ने आज तक कुछ 13,000 एक्रेडिटेशंस कंडक्ट किए हैं और उसमें से कुछ 8,000 कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उन्होंने रेटिंग दिया है। तो ये NAC का जो मेन पर्पस होता है वो ये है कि वो कॉलेज के जो क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं, यानी कि इस कॉलेज में क्वालिटी आपको गारंटीड है, ये एश्योर करती है ये रेटिंग, जिसके भरोसे जिसके ऊपर बेस करके चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, फैकल्टी जो एडमिशन यानी जो ज्वाइन करते हैं कॉलेजेस, या फिर कोई प्लेसमेंट के लिए कंपनी हो, वो इस रेटिंग, और इनफैक्ट गवर्नमेंट के जो काफ़ी सारे स्कीम्स जो चलते हैं स्कॉलरशिप, वो भी उन्हीं को देते हैं जो NAC एक्रेडिटेड है, नहीं तो वो एक मैंडेट आ चुका है अभी। और इनफैक्ट अभी सारे 2022 तक जितने भी कॉलेजेस है, ये सबका NAC का जो रेटिंग है वो मैंडेटरी बना दिया गया है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ NAC और उसकी रेटिंग, यानी कि वो जो रेटिंग जो होती है वो एक इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट फॉर एवरीवन। सो वहाँ पे अभी जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो मैंने इनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया है UGC और NAC को, उसमें मैंने ये सवाल पूछा है उनसे कि जो कॉलेज पिछले कई वर्षों से सैलरी टाइम पे पेमेंट नहीं कर रही है, उसको आप कैसे एक्रेडिट करते हैं। कुछ केसेस में तो वो A ग्रेड कॉलेजेस है, रेटिंग A मिला है, पर पगार जो है पिछले 10 साल से दे आर हैविंग सैलरी इश्यूज़। दूसरा सवाल मैंने ये भी पूछा है कि जब उनकी पीयर टीम विजिट करती है, NAC की कमेटी की पीयर टीम विजिट करती है, तो वो किस प्रकार ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि कॉलेज जो है उसके ठीक कमेटी के आने के पहले तुरंत सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है क्लियर करती है और फिर द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड, फिर से डिले होना चालू हो जाता है। तो ये किस प्रकार से वो जो टीम विजिट कर रही है, हाउ कैन इट इग्नोर। तो उनके पास तो इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने उनसे वही बोला है कि आप जो अपने एक फाइनेंशियल जो ऑडिट है यानी उस चीज़ को भी बहुत महत्व दीजिए, क्योंकि फैकल्टी को अगर सैलरी पेमेंट टाइम पे नहीं होती है तो बाकी सारे जितने भी 7 क्राइटेरिया है NAC में उनका कोई मतलब नहीं बनता है। तो यही चीज़ को लेकर मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। NAC के जो स्टैंडर्ड चाहिए पर्टिकुलरली, उस स्टैंडर्ड का एडॉप्शन बराबर होता नहीं कॉलेजेस में, कई तरह की त्रुटियाँ होती है, उसके बावजूद भी ग्रेड दिया जाता है NAC के द्वारा। हाँ। लेकिन आखिर उसका खामियाजा तो वहाँ के कॉलेज के प्रोफेसरों को गिरता है, जिनकी सैलरीज नहीं होती बराबर टाइम पे। और सेकंड थिंग, स्टडी का क्या पैमाना है, उसका भी डिग्रेडेशन हो जाता है स्टडी का। तो ये सारे के सारे जो त्रुटियाँ हैं, इसको आप किस तरह से और हाईलाइट करोगे, उस बारे में बताइए। उसमें देखिए, अभी NAC के 7 क्राइटेरिया रहते हैं, जिसमें से छठा क्राइटेरिया जो होता है दैट स्पीक्स अबाउट लीडरशिप, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। इसके अंडर में ये छठे क्राइटेरिया में सब क्राइटेरिया ये रहता है कि क्या फाइनेंशियल ऑडिट्स होते हैं, क्या एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, क्या जो पैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन होता है क्या। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो भी क्राइटेरिया है
इसको ये क्राइटेरिया को सिंपली, और इसके सिर्फ जैसे 1000 पॉइंट रहते हैं 1000 में से, ये जो छठा क्राइटेरिया है इसका मात्र 100 पॉइंट है, यानी कि 10% वेटेज है इस चीज़ का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बाकी जगह पे आप स्कोर करके, और ये जो मेन है सैलरी फाइनेंशियल रिलेटेड जो क्राइटेरिया है उसको इग्नोर भी कर देंगे तो भी कॉलेज को ग्रेडिंग मिल जाता है। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, इनको प्रपोज किया है कि सैलरी का जो क्राइटेरिया है दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, उसको यानी आपको प्राइम इंपॉर्टेंस देना है, और अगर वो पेंडिंग है तो फिर या तो आप कॉलेज को आपको एक्रेडिटेशन करना ही नहीं चाहिए। जब तक वो क्लियर नहीं हो रहा है फिर बाकी सारी बातें जो है, आपके लैब्स कैसे है, लाइब्रेरी में कितने किताब है, एक बिल्डिंग कितने खड़ी की है, ये सब व्यर्थ है अगर आपके जो फैकल्टी है उन्हीं को आप टाइम पे सैलरी नहीं पे कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑडिट जो कमेटी आती है, असेसमेंट कमेटी आती है, वो सुनिश्चित करे कि सैलरी पेमेंट जो है, और वो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है आज, क्योंकि आज आप सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है। एक एम्प्लॉय का हर महीना जो पीएफ का चालान, प्रोविडेंट फंड का चालान जो भरते हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि वो जो ईपीएफओ का जो पोर्टल रहता है ऑनलाइन, उसमें कोई भी व्यक्ति जो है कॉलेज का डिटेल डालेंगे तो कौन से महीने कौन से चालान, कितने पीएफ भरे नहीं भरे, सब क्लियर हो जाते हैं। सिमिलरली सैलरीज, टीडीएस जो उनका कट रहे हैं वो टाइम पे जमा होता है नहीं होता है, वो सब ऑनलाइन इजीली एक्सेसिबल है और एसेस भी कर सकते हैं। बट ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है, और ये इसका एविडेंस है हमारे पास कि इसको नज़रअंदाज किया जाता है, और ग्रेडिंग जो है ए बी मैंने हायर ग्रेड्स उनको दिए जाते हैं। और एक लास्ट में एक बात बता दूं आपको, जैसे कि 5 नैक का जो साइकिल है वो 5 साल का रहता है, यानी कि एक बार आपको ग्रेड मिला तो वो 5 साल उसका वैलिडिटी रहती है। वेरियस जो एडमिशन्स लेते हैं बच्चे वो हर साल होता है। तो अभी जो रेटिंग आपने स्टार्टिंग में दिया है, और 5 साल तक कॉलेजेस स्टार्ट देयर माल प्रैक्टिसेस अगेन, वो जो कमिटी आती है तो स्टेज मैनेज होता है, चीज़ें स्टेज मैनेज करके एक अलग पिक्चर दिखाया जाता है, और उसके बाद 5 साल फिर से वो दे फॉलो ऑन टू देयर ओल्ड प्रैक्टिसेस। बट स्टूडेंट तो हर साल एडमिशन ले रहा है, सो देयरफॉर जो असेसमेंट जो है, ग्रेड जो है, वो हर साल रिवाइज होना चाहिए। अगर कुछ भी उनको यानी क्वालिटी एश्योरेंस में कुछ भी शॉर्टकमिंग्स दिखे उनको, तो ये जो एक्रेडिटेशन है वो तुरंत या तो विड्रॉ करना, रिवोक हो जाना चाहिए, या फिर उनको डिग्रेड कर देना चाहिए। तो ऐसा मेरा इस रिप्रेजेंटेशन में मैंने ये मांगा है उनसे। हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जो कॉलेज द्वारा ग्रेडिंग की जाती है, नैक की ग्रेडिंग की जाती है, जो 5 ईयर्स में वन टाइम उनका एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, तो आपके हिसाब से महाराष्ट्र में ऐसे कितने कॉलेज हैं जो वायलेशन वहाँ पे हो रहा है, और वहाँ के प्रोफेसरों को, पढ़ने वाले बच्चों को ग्रेड के हिसाब से उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है उस बारे में बताइए। सर देखिए, पूरे कुल महाराष्ट्र में अभी तक मेरे नॉलेज के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाला है, कुल 1700 कॉलेजेस को नैक ने रेटिंग दिया है, यानी एक्रेडिट किया है 1700 कॉलेजेस। और उस 1700 कॉलेजेस में अभी आप स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं नागपुर रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा फोकस ज़्यादा नागपुर रीजन में है, नागपुर यूनिवर्सिटी बोलिए, तो उसके अंडर में कुल मिला के आप जो भी कॉलेजेस देंगे, इंजीनियरिंग के कुछ 30-40 कॉलेज होंगे। उसमें से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जितने भी जो बी ग्रेड एंड अबव, बी प्लस या ए ग्रेड कॉलेजेस जो है, उसमें से मुश्किल से 2 या 3 कॉलेज होंगे जिनका जो सैलरी वगैरह इश्यूज जो है वो ऑन टाइम होते हैं। रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर, मतलब जो मिनिमम 2 से 3 महीने से चालू करके वो 6-6 महीने, साल भर तक जो है डिले चलता रहता है। तो ये जो है, ये तो हार्डली, मतलब जो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द 88% जो एक्रेडिटेशंस हुए हैं थ्रू आउट इंडिया में, सबको बी एंड अबव ग्रेड दिया गया है 88% कॉलेजेस में। यूनिवर्सिटीज के केस में 90% यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने रेटिंग ऑफ मोर देन बी, 90% ए रेटिंग दिया हुआ है उनको। बट इतना बड़ा जो आंकड़ा है, बट एक्चुअली उन 90% में या उस 88% प्राइवेट कॉलेजेस में कितने एक्चुअली वो ए ग्रेड के काबिल है, ये चीज़ इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच वी हैव टू लुक इनटू। मतलब यही मेरा उनसे रिप्रेजेंटेशन में मैंने यही स्पेसिफाई किया। जो एनालिसिस किया हुआ है, आपकी टीम ने जो एनालिसिस किया हुआ है, तो उसका ऑथेंटिसिटी के लिए आपके पास कोई ऐसा पीड़ित आया था, कि विक्टिम्स आया था कॉलेज का, कि इस तरह का ऐसा हाल चल रहा है, ये आपका ऑब्जर्वेशन किस बेस पर, उस बारे में बताइए आप। देखिए सर, मैं खुद तो पहले भी आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द एजुकेशन इंडस्ट्री, खुद में काम भी कर चुका हूँ, तो मेरा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, जो भी पीड़ित लोग हैं ये आते हैं, बट क्योंकि दे आर एम्प्लॉयज़, वो अपना दे कैन नॉट रिस्क कमिंग अप ओपनली, इसलिए हमें पिटिशनर्स नहीं मिलते इस केस में। इसलिए हम खुद से सुओ मोटो ये सब मुद्दों को जो है हाईलाइट करते हैं, क्योंकि जो पीड़ित है वो ऑफिशियली तो आके अपना नाम लिखवा के नहीं जाते हैं, पर यस, आई मीन जो सैलरी ड्यू है। और आपको ये भी बता दूं कि मैंने ये अगस्त के महीने में मैंने एक RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में जो प्रतिबुद्धि अमाउंट जो है वो नागपुर डिवीजन में कितना ड्यू है डिपार्टमेंट वाइज, मैंने वो भी डाला हुआ है, उसमें वो भी आंकड़े हैं मेरे पास। और ये जो भी मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको, वो सब जो है नैक के वेबसाइट पे अवेलेबल है। मुझे ये भी बताइए, आपने जो
स्टडी किया हुआ है, जो लूपहोल्स आपने जो सामने लाए हमारे सामने, तो आप हमें ये भी बताइए कि जो यूसीजीएन है या आपने का जो नैक की जो गवर्निंग बॉडी है, हाँ। उसको आपको कोई रिप्रेजेंटेशन रहा या कोई कॉरेस्पॉन्डेंस रहा क्या, उस बारे में बताओ। हाँ, अभी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, मैंने नैक को भी दिया है, यूजीसी, क्योंकि यूजीसी पेरेंट बॉडी है नैक की, नैक इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर यूजीसी, तो उनको मैंने डायरेक्टर नैक एंड यूजीसी के जो चेयरमैन है थ्रू सेक्रेटरी एक डिटेल्ड 30 पेज रिप्रेजेंटेशन जो है मैंने उनको दिया है, जिसके ऊपर अभी उनका रिप्लाई आना बाकी है, बट वी आर वेटिंग फॉर दैट। और हाल में अपन ये भी देख रहे हैं कि नागपुर यूनिवर्सिटी के जो ग्रेडिंग सिस्टम है पर्टिकुलरली, तो साल में एक बार होता है, तो वहाँ उस बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, उस बारे में बताइए। देखिए, ये भी एक बहुत ही समथिंग विच नीड्स आई मीन इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है, एकेडमिक ऑडिट कमेटी जो फॉर्म किया गया है 2017 के रूल्स के तहत, उसमें हर साल जो है कमेटी आती है और एनुअल यानी उनको एफिलिएशन के लिए जो कॉलेजेस को या तो एफिलिएशन देना है या एफिलिएशन कंटिन्यू करना है आगे, उनके लिए कमेटी आके एकेडमिक ऑडिट कंडक्ट करती है। पर उसमें से मैं आपको अभी एक जैसे मेरे पास वो ऑडिट का एक पेज है मेरे पास, जो सवाल पूछे जाते हैं, ये मराठी में है, इसमें आपको पढ़ के बताऊँगा। जैसे इसमें जो 12वां जो पॉइंट है, निधी आर्थिक व्यवहार संबंधीचा तपशील, इसमें एक सीधा सवाल पूछा गया है की शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियमित दर महिन्याला नियमप्रमाणे वेतन दिले जाते काय। तो ये सवाल पे इनका क्या यहाँ पे रिमार्क रहता है, क्योंकि हमारे पास पूरा एविडेंस है थ्रू पीएफ अकाउंट, तो प्रोविडेंट फंड के पोर्टल में आप चेक करेंगे या फिर टीडीएस के पोर्टल में चेक करेंगे कि ये टाइम पे होता नहीं है। तो यहाँ पे मेरा सवाल यही है कि इस पॉइंट पे वो क्या रिमार्क देते हैं और किस प्रकार से उनका जो एफिलिएशन है कंटिन्यू करते हैं या डिसकंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज़ जो है